नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली हरियाणा न्यूज़। जिस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ये पिछले काफ़ी वर्षों से देखा जा रहा है कि दलित समाज के ऊपर लगातार अत्याचारों में पिछले 4-5 सालों से काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ती हुई बढ़ोतरी में कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। सरकार और प्रशासन के बीच में जो आम आदमी की विश्वसनीयता है उसके ऊपर भी एक खतरा मंडराया है। जिस प्रकार से आशावादी निगाहों से ये समाज देखता है, उस आशा पर कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार के नुमाइंदे हैं वो कहीं ना कहीं खरे उतरते नज़र नहीं आ रहे। तो जिस प्रकार से पूरा का पूरा दलित समाज के, चाहे मिर्चपुर कांड हो, चाहे पुराने समय में हरसोला कांड हो, और आज ही जो ताज़ा मामला आया है फूसगढ़ में कुछ दबंगों के द्वारा उन दलित बस्तियों पर हमला किया गया, उन पर तेज़धार हथियार से हमला हुआ और जो उनका सामान था उनको भी नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। पूरे हरियाणा में इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं, लेकिन ये अलग बात है कि समाज के कुछ एक्टिविस्टों के माध्यम से इन घटनाओं के ऊपर जब भी पूरी निगाह रखी जाती है तो कुछ मामले उभर कर सामने आते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने अधिवक्ता भी हैं और दलित एक्टिविस्ट भी हैं, और हर तरीके से इस समाज की आवाज़ को प्रखर तरीके से मजबूती से उठाते नजर आ रहे हैं एडवोकेट रजत कंसल। रजत कंसल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, जिस प्रकार से पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश ही नहीं देश भर में ये मामले उभर कर आ रहे हैं कि दलित समाज के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, ये एक पुरानी बीमारी है और आज की बीमारी नहीं है। ये हज़ारों सालों से जो भारत का अनुसूचित जाति समुदाय है वो इन अत्याचारों को झेलता आ रहा है। और ये हमारी खुशकिस्मती थी कि बाबा साहब जो थे उन्होंने इस चीज़ को समझा और इस चीज़ के खिलाफ संघर्ष किया, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए और उसमें हम लोगों के लिए कानून बनाए, और अब वो कानून लोगों को समझ आने लगे हैं। और अब संविधान लागू होने के इतने सालों बाद भी ये जो कानून, ये जो अत्याचार हैं, ये लगातार हमारे समाज के साथ हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है कि इतने मजबूत कानूनों के बावजूद भी ये अत्याचार अभी पीक पर क्यों हैं, ये एक सोचने का विषय है। तो जहाँ तक अत्याचार बढ़ने का मामला है, अत्याचार बढ़ने का मामला, इस मामले को हम लोग अगर पॉजिटिव तरीके से सोचें तो अच्छी बात है, क्योंकि आज से 20-30 साल पहले तक हमारे साथ जो अत्याचार होते थे वो हम लोग चुपचाप सहकर बैठ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मिर्चपुर की घटना हुई, उसके बाद से लगातार एक्टिविज़्म बढ़ा है, लोगों में कानून की जानकारी बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है, और अब छोटी से छोटी घटना को भी पुलिस में रिपोर्ट किया जा रहा है, जिससे जो ग्राफिक्स हैं वो बढ़ी हैं और नज़र आता है कि अत्याचार बढ़े हैं। जबकि इसके साथ साथ हमारी जागरूकता भी बढ़ी है, पुलिस में कंप्लेंट्स की संख्या भी बढ़ी है, कोर्ट में केसों की संख्या भी बढ़ी है, और हम लोगों ने कोशिश की है कि इन मामलों में अदालत में इन मामलों को प्रूव किया जाए और सजाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाए। जैसे देखा गया है कि पूरा का पूरा जैसे भी कोई हमलावर होता है, रात के अंधेरे में आता है, चोर दरवाजे से आता है, कुछ दबंग होते हैं, कुछ कायरता की घटनाएं सामने आती हैं। फूसगढ़ में भी यही हुआ, रात के अंधेरे में उन्होंने हमला किया। उनको क्या मानते हैं कि समाज में जागरूकता की कमी है, या उन लोगों की जो दबंगई है वो सातवें आसमान पर है जिसके कारण ये इस प्रकार की घटनाएं होती हैं? देखिए, ये जो जिन लोगों को हम दबंग कहकर संबोधित करते हैं, जो तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं, इन लोगों के अंदर शुरू से ही एक सुप्रीमेसी की भावना है, अपने आप को उच्च समझने की, हम लोगों को निम्न समझने की। और सरकार में भी इनके लोग हैं, पुलिस में भी इनके लोग हैं, प्रशासन में भी इनके लोग हैं। तो इनको लगता है कि अत्याचार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कुछ बिगड़ नहीं पाएगा, और पुलिस और प्रशासन हमारे साथ है। और उनकी इस सोच में काफ़ी सच्चाई भी है, क्योंकि कोई भी अत्याचार की घटना होती है तो उस अत्याचार की घटना के बाद FIR तक दर्ज कराने के लिए हमको एड़ी चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है। यहाँ तक कि कत्ल और रेप के केसेस में भी मेरा खुद का अनुभव रहा है कि हमको कत्ल के केस में भी FIR दर्ज कराने के लिए डेड बॉडीज के साथ धरने देने पड़ते हैं। आप कत्ल का ही आपका मामला देखिए, हमने उस मामले में न्याय दिलाने के लिए डेड बॉडी के साथ, 2 युवकों की डेड बॉडी के साथ यहाँ पर 11 दिन तक रोड पर रख के उस मामले में हमने धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर हमारी कुछ मांगे मानी गई।
तो एक उनके अंदर जो भावना है सुप्रीमेसी की या कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो कहीं ना कहीं सही है। और जब तक हमारे लोग जागरूक नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, इस तरह की भावना नहीं आएगी, तब तक ये अत्याचारों का ग्राफ तो बढ़ता ही रहेगा। लोगों का मानना है कि जो आरक्षित सीट से चुने हुए सांसद हैं वो मुखनायक हो जाते हैं, हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री के चारों तरफ नजर आते हैं, लेकिन बोलने की बजाय वो अपने गूंगे बहरे होने का जीता जागता सबूत देते हैं। तो क्या लगता है कि इन आरक्षित सीटों से चुने हुए निकम्मे साबित हो रहे हैं या कहीं ना कहीं समाज के बहुत बड़े राजदार या हिमायती हैं? एक्चुअली जो लोग हमारे लोकसभा में बैठे हुए हैं, जो लोग हमारे विधानसभाओं में बैठे हुए हैं या जिला परिषद में बैठे हुए हैं या ग्राम पंचायतों में बैठे हुए हैं, ये एक्चुअली उन्हीं लोगों को एक बड़ी सफाई से, सिस्टेमेटिक तरीके से, साजिश के तहत उन्हीं लोगों को इन संस्थाओं में भेजा जाता है जो लोग निकम्मे होते हैं। ये लोग निकम्मे हैं और राजनीतिक पार्टियां जानबूझकर ऐसे लोगों को ही टिकटें देती हैं जो उनकी उंगलियों पर नाचने वाले लोग होते हैं, जो कठपुतली लोग होते हैं, उन्हीं लोगों को टिकट दी जाती हैं। आप जैसे प्रखर पत्रकार और हमारे और जो साथी समाज में बोलने वाले हैं, उन लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को टिकटें नहीं दी जाती, क्योंकि उनको पता है कि ये अगर जीतकर विधानसभा लोकसभा में जाएंगे तो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगे, अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगे तो इनको अधिकार देने पड़ेंगे, फिर ये आगे बढ़ेंगे और समाज की मुख्य धारा में आ जाएंगे। आपने कहा कि कठपुतली की बात की है, क्या SC/ST आयोग जो बनता है, पहली तो बात यह है कि अभी तक उसका जो सदस्य चुने जाने हैं, चेयरमैन चुने जाने, अभी तक वो लंबित है इतने सालों के बाद भी। और दूसरा, आपने अभी कठपुतलियों का शब्द का इस्तेमाल किया, तो क्या लगता है कि SC/ST आयोग में भी ऐसे लोग होते हैं? SC/ST आयोग का, आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का इतिहास उठा के देख लो, और हरियाणा में तो आज तक अनुसूचित जाति आयोग बना ही नहीं है। और भी राज्यों में जितने भी अनुसूचित जाति आयोग होते हैं, वो उनमें जो चेयरमैन और मेंबर्स की जो पोस्ट होती हैं वो उन्हीं लोगों से भरी जाती हैं जो सरकार के इशारों पर नाचने वाले होते हैं। वो उनको सरकार की और राजनीतिक पार्टियों की वफादारी का इनाम के तौर पर उनको सदस्य या चेयरमैन बनाया जाता है। उनको दलित या अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए उनका मेंबर या चेयरमैन नहीं बनाया जाता, और उनसे कोई उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तो जिस प्रकार से ये आप आवाज़ उठा रहे हो, लगातार आपकी आवाज़ है वो दिल्ली में गुंजन पैदा कर रही है, जिससे सरकार के कान में भी दर्द हो रहा है और प्रशासन को भी लग रहा है कि कोई ना कोई इनका एक आदमी है जो मजबूती से पक्ष रख रहा है। अभी आपने युवराज को तलब कर लिया। देखिए, मेरी नहीं, समाज के हर पढ़े लिखे जागरूक साथी की ड्यूटी है कि समाज के साथ कोई भी अत्याचार हो, समाज को कोई भी जो तथाकथित VIP लोग हैं, बड़ी रसूख वाले लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, एक है ना ट्रेंड बनता जा रहा है कि दलित समाज को गालियां बकते हैं, चाहे बाबा रामदेव हो। क्या मामला था युवराज सिंह का? युवराज सिंह का मामला ये था कि युवराज सिंह इंस्टाग्राम पर अपने साथी क्रिकेटर्स के साथ चैटिंग कर रहा था, जिसमें यजुवेंद्र चहल था, रोहित शर्मा था और एक दो क्रिकेटर और थे। तो उसमें उसने हमारे समाज के लिए बड़े ही आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, और उसकी जो वीडियो क्लिप थी वो वायरल हो गई थी, और उस वीडियो क्लिप वो हमारे तक भी पहुंची और हमने तुरंत उस मामले में संज्ञान लिया। और आज से करीबन 8 महीने पहले 2 जून 2020 को मैंने SP हांसी को कंप्लेंट की थी, लेकिन पुलिस की मंशा कतई नहीं थी कि इस मामले में हम FIR दर्ज करें। युवराज सिंह छक्के छुड़ाते हैं जब भी मैदान में नजर आते हैं, लेकिन आपके हत्थे चढ़ गए। अब हम उसके छक्के छुड़ाएंगे भाई साहब, अब हम उसके छक्के छुड़ाएंगे। और जिन धाराओं में हमने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया वो नॉन कंपाउंडेबल धाराएं हैं, नॉन बेलेबल धाराएं हैं, और अगर उसके खिलाफ अदालत में प्रूव हो जाती है तो उसको 5 साल तक की सजा होगी। अगर पुलिस और न्यायालय, कोर्ट्स ईमानदारी से काम करें तो उसका 5 साल तक जेल में जाना तय है। तो क्या लगता है कि हमें जो सरकार और प्रशासन से जो उम्मीदें होती हैं, सरकार और प्रशासन हमारी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है? देखिए, सरकार और प्रशासन उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतर रहे हैं। जो काम 8 महीने पहले हो जाना चाहिए था वो 8 महीने बाद इसलिए हो रहा है, वो भी इसलिए किया गया है क्योंकि जो पुलिस के आला अधिकारी थे जिनकी ड्यूटी थी तुरंत FIR दर्ज करने की, उन्होंने FIR दर्ज नहीं की, जो सेक्शन 4 SC/ST एक्ट के तहत ऑफेंस है। हमने इस बारे में कोर्ट को बताया, कोर्ट ने इस मामले में जो लापरवाह पुलिस अधिकारी थे, जिसमें 2 DSP और एक थाना प्रभारी था, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के ऑर्डर किए। जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उनकी शुरू हुई
तब उनको मजबूरन ये एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, नहीं तो पुलिस तो इस मामले में कतई भी एफआईआर दर्ज करके खुश नहीं थी। कुछ लोगों का आप पर सीधा सीधा आरोप है कि जो दलित समाज के ऊपर अत्याचार बाद में होते हैं, रजत कंसल पहले पहुंच जाता है, इतनी जल्दबाजी क्यों है आपने? देखिए, मैं कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं, और कोई अत्याचार होते हैं तभी हम वहाँ पर पहुँचते हैं। और मेरे को जो हमारे समाज के महापुरुष हैं, बाबा साहब हैं, और हमारे समाज के जो महापुरुष हैं, उन्होंने हम पूरे के पूरे समाज को कुछ ड्यूटीज़ दी थी कि आप संविधान के लिए काम कीजिए, समाज के लिए काम कीजिए, और जो व्यक्ति, जो समाज का जागरूक नागरिक इन ड्यूटीज़ को समझता है, वो अत्याचार होने के बाद स्पॉट पे जरूर पहुंचेगा। और जो नहीं पहुंचते हैं, जिनका काम ही केवल टांग खींचना है, और वो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन हम भी अपना काम करते रहेंगे। ये जुनून और ललक कब से जागी आप में? पहला कोई ऐसा कुछ बताएं कि आपने मतलब लगा कि वकालत तो पेशेवर एक व्यवसाय है, इससे अलग भी कुछ सामाजिक धारा में बहना चाहिए। देखिए, मेरे जो फादर साहब हैं, वो भी एडवोकेट हैं, और वो भी अपने टाइम के बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट, समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले रहे हैं। और हरियाणा में जो सबसे पहले SC/ST एक्ट के मामले दर्ज हुए थे, वो उन्हीं के हाथों से हुए थे। तो हम लोगों ने मैंने खुद वकील होते हुए खुद के साथ और अपने परिवार के साथ अत्याचार होते देखे, और पुलिस की निष्क्रियता देखी है हमारे समाज के लोगों के प्रति। और मैंने जब ये देखा कि भाई वकील होते हुए तुम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उनके साथ क्या होता होगा। तो उसके बाद आज से 10-11 साल पहले करीबन मेरे पास मिर्चपुर का केस आया, और मिर्चपुर में मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से दलित बस्ती को घेर कर जलाया गया और जिंदा लोगों को जला दिया गया। और उस टाइम जो हुड्डा सरकार थी, उन्होंने वो पूरी तरह आरोपियों के साथ खड़ी थी। उसके लिए हमें 3-4 साल तक संघर्ष करना पड़ा, और तब जाकर उसमें सजाएं हुई। कृष्ण कुमार बेदी हैं, मुख्यमंत्री के आजकल सचिव हैं, उनका मानना है कि जब वो भाजपा में पूरी सक्रिय राजनीति में थे, आजकल तो वो बतौर पहले राज्य मंत्री थे, आजकल एक सलाहकार हैं, तब लगाते हैं राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर तेरा बनवाएंगे। मंदिर राम लल्ला का बन गया, लेकिन मिर्चपुर में अभी तक घर नहीं बने, और उन्होंने दावा किया था कि हमने पक्की छत दे दी है मिर्चपुर में। देखिए, कृष्ण कुमार बेदी हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और जो खट्टर सरकार के दोनों कार्यकाल हैं। और विशेष तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि कृष्ण कुमार बेदी जी वाल्मीकि समुदाय का नेतृत्व करते हैं, सरकार में प्रतिनिधित्व करते हैं। और खट्टर सरकार में सबसे ज़्यादा जो अत्याचार हुए हैं वो वाल्मीकि समुदाय के साथ हुए हैं। चाहे अनिल बंटी वाला कैथल का लगाइए आप, चाहे आप फूसगढ़ का लगाइए, और बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं मेरे पास जिसमें वाल्मीकि समुदाय के लोगों को टारगेट बनाया गया है। तो कृष्ण बेदी जो हैं, कृष्ण बेदी बिल्कुल ही असफल साबित हुए हैं अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए। और उनके पास सामाजिक अधिकारिता का जो मंत्रालय था, उसमें भी वो समाज को न्याय दिलाने का काम कर सकते थे, सामाजिक समानता दिलाने का काम उसमें भी वो बिल्कुल फेलियर साबित हुए हैं। और उनको सरकार के सामने आवाज़ उठानी चाहिए पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर आंदोलन कर रहे हमारे लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं, और उनको मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं, उनको पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। और उनका केवल यही कहना है कि भी सरकार के खिलाफ कुछ मत बोलो, चाहे आपको समझौता करना पड़े, चाहे आपको न्याय मिले या ना मिले, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये थे हमारे साथ दलित समाज की लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है बतौर अधिवक्ता, जिस प्रकार से अपने जो मिशंस को आगे बढ़ाना चाहिए इस प्रकार से नज़र आ रहे हैं। जिस प्रकार से गूंगे बहरे प्रशासन है उसके ऊपर लगातार सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को जो मुख्य धारा के जो न्याय सिस्टम से वो बेदखल किए गए हैं, उनके लिए दखल अंदाजी पैदा कर रहे हैं। नमस्कार।